बुढ़चुम्मा सुपर। ये आया स्वैग। ये आया ऑरा। ये आई रूटेड पिक्चर। 100,000 मिलियन करोड़ लॉडिंग। बॉलीवुड क्राइंग इन कॉर्नर। रजनी फैन असेंबल है। लोकेश कनकराज यूनिवर्स इज द टॉप इन द बॉलीवुड इज द बॉटम इन द टॉप। अभी पुष्पा के दौरान मेरे घर वालों से दबाकर भैंसो भैंसी हुई थी कि क्यों मुझे पढ़ाया लिखाया। इस पढ़ाई के चक्कर में मुझे एक तंबाकू छाप, चंदन चोर, देशद्रोही, अपनी बीवी के सामने दूसरी लड़कियों पे ग्राइंड करने वाला कैरेक्टर, कल्चर का रखवाला क्यों नहीं लगता। फिर कल वॉर 2 देखने के बाद एक बार फिर मेरी इनसे पढ़ाई को लेकर अपनी गर्मोगर्मी हो गई। मैंने कहा तुमने मुझे स्कूल भेज दिया, अब मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है। मुझे पता है कि प्लेन के ऊपर आदमी चल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, ट्रेन से तेज आदमी भाग नहीं सकता। क्यों पता है मुझे 9वीं 10वीं की फिजिक्स। क्यों भेजा मुझे स्कूल, कैसे करूं मैं ये फिल्में एंजॉय। इनके पास जवाब ही नहीं था। और फिर मैंने वॉर 2 के बाद देख ली स्वैग, ऑरा, वाइब वाली कूली। और जो गुस्सा मुझे आया फिल्म पे नहीं, अपने घर वालों पे मैं गया और जो मैंने बीज बोए वहां पे कलेश के। मैंने तो बोल दिया अपनी मम्मी को, अगर आप मुझे छठी कक्षा के बाद स्कूल से निकलवा लेते ना तो आज थिएटर में कूली देख के ना मैं अपने कपड़े फाड़ के चिल्ला चिल्ला के एंजॉय करता। बंडल बाज गुलेलची रहने देते ना अगर आप मेरे को, तो मैं आज थिएटर में ये मास फिल्म देख के सिक्के मार के एंजॉय करता। अपने थंबनेल पे कान पे हाथ रख के ये बोलता कि बॉलीवुड खत्म, बॉलीवुड की भैया पुत गई। मम्मी आपकी दी गई ये तालीम मेरी एंजॉयमेंट और कूली के बीच में आ गई। मम्मी क्या गलती थी इस मासूम की, क्यों पढ़ा दिया इसे, कैसे करे ये एंजॉय ये मास फेस्टिवल वाली फिल्में। यूं ही नहीं कर पाया मैं। मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा कुछ भी मेरे प्रियजनों। मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे मेरी ये गुरबती तालीम है, ये एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, बेयर बोझ, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं मैं, ये बीच में आ गई मेरे और कूली के प्यार के। फिल्म में इन भाई साहब का यानी कि सत्यराज साहब का जो कैरेक्टर है वो एक क्रिमेशन चेयर इजाद करता है। इस चेयर के अंदर इतनी बिजली डाली जाएगी कि इसके ऊपर किसी को भी अगर बिठाओ तो वो 1600 डिग्री सेल्सियस पे उसकी बॉडी हो जाएगी वेपराइज हो जाएगी। अब मैं ठहरा एक नंबर का बेवकूफ, मैंने गलती से किसी 8वीं 9वीं की साइंस की क्लास में ध्यान दे दिया होगा, तो मुझे ये बेसिक सी बात पता थी और मैं इसके लिए बहुत बड़ी माफी चाहता हूं कि ह्यूमन बॉडी को इंस्टेंटली वेपराइज करने के लिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, विच इज इक्वल टू द टेम्परेचर रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर डेटोनेशन। और ये तो फिल्म में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ह्यूमन बॉडी को वेपराइज करता हुआ दिखा रहे हैं। लो हो गया मेरा मजा किरकिरा। नहीं बजा पाया ना मैं इस सीन पे ताली। 4 चूतियों आई मीन 4 फैंस के साथ बैठ के थिएटर में ये गलती सारी एजुकेशन की है साली, मैं तो बोल ही रहा हूं। अच्छा ये डिवाइस होता है एक चेयर की फॉर्म में और सत्यराज जी फिल्म में बताते हैं कि ये ह्यूमंस को वेपराइज करने के लिए नहीं बनाया था उन्होंने। ये आइडिया उनका ओरिजिनली था कुत्ते बिल्लियों को वेपराइज करने के लिए। और क्यों ना हो, क्योंकि भैया कुर्सी की शेप में ही तो बनाया जाएगा कुत्ते बिल्लियों को वेपराइज करने का डिवाइस, क्योंकि कुत्ते बिल्ली भी तो टेक लगा के बैठते हैं हमारी तरह। लो फिर कर दी ना मैंने कॉमन सेंस की बात। यार मैं बेवकूफ आदमी हूं। अच्छा जिस कुर्सी के ऊपर ये गंडमरी पिस्तौल जैसी वेपराइजेशन का प्रोसेस फिल्म के अंदर चल रहा है वो स्टील की है और मैं साला लॉजिक ढूंढने वाला बेवकूफ रिव्यूअर, मेरे को ये बात गलती से पता थी कि स्टील वेपराइज हो जाता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ह्यूमन बॉडी इंस्टेंटली वेपराइज, जो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है इंस्टेंटली वेपराइज अगर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है और स्टील वेपराइज हो जाता है स्टील वेपर में एट 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस लॉजिक से तो जिस बंदे को वेपराइज करना था उसको वेपराइज करने से पहले इतनी बिजली डालने के बाद वो स्टील की कुर्सी जिसके ऊपर उसको वेपराइज करने के लिए बिठाया था वो भस्म हो जाएगी, वो इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएगी। माय बैड। और इन पपीते के छिलकों को पता लग गई कि टेस्ला कॉइल क्या होती है। अब टेस्ला कॉइल का तो पता लग गया, लेकिन टेस्ला कॉइल की वर्किंग जो फिल्म के अंदर दिखाई गई है उससे क्या लेना दे रहा है, हम तो वहां पे मास करने के लिए हैं। और इतना भारी आविष्कार सत्यराज साहब का कैरेक्टर पता है कहां करता है फिल्म के अंदर, किसी लैब के अंदर नहीं, वो थोड़ी है, वो मास थोड़ी है, एंजॉय थोड़ी होगा वहां पे। अगर लॉजिक आ जाएगा तो ये बनना चाहिए एक पुरानी लैट्रिन जितनी जगह में, और वही होता है। लाशों को इंस्टेंटली वेपराइज करने की बात हो रही है तो टन्स ऑफ एनर्जी यूज होगी और उसके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए ताकि आप खुद वेपराइज ना हो जाओ। लेकिन नहीं, सत्यराज साहब का कैरेक्टर फटी बनियान में कर देता है इजाद। क्यों? क्योंकि मास फिल्म है। मतलब एक आदमी को किस हद तक
चूतिया होना पड़ेगा, किस हद तक अपने दिमाग को घर पे छोड़ के आना पड़ेगा कि भैया वो इन फिल्मों को देख के एंजॉय कर सके। ये फिल्म इतनी खराब तरीके से शॉट और एडिटेड है कि इसको देख के पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक ये लगता है कि दिस फिल्म वाज मेड इन 2001। बस एक चीज की कमी थी और वो था कोने में सेटमैक्स का लोगो। अच्छा, कूली की पुअर एग्जीक्यूशन देख के मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि एक फिल्म को अच्छा बहुत सारी चीजें उस फिल्म में मिलकर बनाती है, पर एक फिल्म को अगर कोई चीज लेजेंडरी बना सकती है, आइकॉनिक बना सकती है, तो वो सिंगल हैंडेडली है उस फिल्म की राइटिंग। एक ब्यूटीफुली रिटन स्क्रिप्ट एनेबल करती है एक फ्लॉलेस सीन को और फिर वो सीन लोगों के फैंस के सबकॉन्शियस में छप जाता है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ लिखना चाहते हो जो लोग भूल ना पाए लेकिन आपको पता नहीं है कि कहां से शुरुआत करें, तो मेरी बात सुनो। लेवल अप, जो ऑलरेडी इंडिया के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकिंग माइंड्स लाइक कार्तिक सुब्बराज, रवि बसरूर और नेल्सन दिलीप कुमार जैसे लोगों के साथ काम कर चुके हैं और ऑलरेडी इंडिया की लार्जेस्ट क्रिएटिव लर्निंग कम्युनिटी है, ये लेकर आए हैं अपना 6 दिन का रेजिडेंशियल राइटिंग प्रोग्राम फॉर स्क्रीन राइटर्स एंड ऑथर्स। इस प्रोग्राम में आप ट्रैवल करेंगे टू द ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक देहरादून, शिलोंग एंड धर्मशाला, और इसी दौरान आपको राइटिंग का पूरा प्रोसेस बड़ी ही बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। आप अपने खुद के एक डेडिकेटेड राइटिंग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और आपको गाइड करेंगे ऐसे मेंटोर्स जो खुद भी लीडिंग स्क्रीन राइटर्स और ऑथर्स हैं, और साथ ही में टॉप टैलेंट्स को मौका मिलेगा ऑफ गेटिंग पिच्ड टू इंडी प्रेस एंड वेस्टलैंड बुक्स एंड एक्सेस मिलेगा टू देयर राइटिंग कम्युनिटी फॉर देयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स। पर हां, इस प्रोग्राम में सिर्फ इंटरव्यू के बाद 20 से 25 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का एम ही है टू बिल्ड अ कम्युनिटी फुल ऑफ पैशनेट राइटर्स। तो चाहे तुम्हें स्क्रीन प्ले लिखना हो फॉर अ वेब सीरीज या फिर लिखना हो एक नॉवल, तो ये प्रोग्राम आपकी मदद करेगा आपके राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में विद द हेल्प ऑफ टॉप मेंटर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अप्लाई करके आप अपनी एप्लीकेशन को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा, कहानी शुरू होती है कि भैया भस्म करा जा रहा है, वेपराइज करा जा रहा है, ऑर्गन्स को ट्रैफिक करा जा रहा है, वहां से शुरू होती है। वो पता नहीं बीच में दोस्त आ जाता है, उसको ढूंढते हैं, उसकी हत्या किसने करी, बीच में 30 साल के बाद दोबारा से वो दारू पीने लग जाते हैं। जो फिल्म में नाम है ना कूली, और उसके नीचे द पावर हाउस, द पावर हाउस इज द लिकर दैट ही ड्रिंक्स एंड बिकम्स अ पावर हाउस, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द टैगलाइन पावर हाउस। और फिर आगे जाकर लास्ट में पता लगता है उस कुर्सी का क्या हुआ जहां से ये भस्म करा रहे थे, क्या हुआ उसका। और हाइप तो इस फिल्म के लिए ऐसे बनाई जा रही थी, पता नहीं क्या बना दिया हो लोकेश कनकराज ने। ट्रूथ बी टोल्ड, लोकेश कनकराज स्टॉप्ड बीइंग क्रिएटिव विद हिज फिल्म्स राइट आफ्टर विक्रम, एंड विक्रम वाज अ फैबुलस फिल्म। फिल्म में रजनीकांत साहब का जो इंट्रो ब्लॉक इन्होंने डिजाइन किया है, जो बनाया है, जो लिखा है, भैया वो दिमाग से पैदल है। और स्वैग वाली एंट्री के चक्कर में शुरू के 10-15 मिनट में आग लगाई जाती है, ये दिखा के कि कैसे इनका एक मेंशन है जहां पे ये बाकी लौंडों के साथ रहते हैं और ये शराब के खिलाफ है। द एंटायर 20-minute सेगमेंट वाज अबाउट हिम नॉट लेटिंग अदर पीपल ड्रिंक फॉर अ रीजन दैट आगे आके जब आपको पता चलेगा तो आपकी तो टट्टे तमतमा जाएंगे। और रीजन पता है क्या होता है कि रजनीकांत खुद दारू नहीं पीता और साथ में बाकी लोगों को दारू नहीं पीने देता, क्योंकि 30 साल पहले उसने प्रॉमिस किया था अपनी पत्नी के भाई से कि वो अपनी लाइफ बदल देगा और फक दारू नहीं पिएगा। अबे तो दूसरे को तो पीने दे। इस फिल्म के ट्रेलर ने सब कुछ बता दिया था कि कितनी धी पिटी की फिल्म होगी, और मैंने इंस्टाग्राम पे ये बात बोली भी थी। और कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट पता क्या था, ये डिपेंड करता है कि कैसे लोकेश कनकराज प्रेजेंट करते हैं रजनी जी को, और वो काफी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई प्रेजेंटिंग अ 75-year-old मैन बीटिंग अप 3 dozen पीपल। रजनी सर ने शाओलिन टेम्पल से कुंफू कराटी नहीं सीखा, शाओलिन टेम्पल और कुंफू कराटी ने मिलकर रजनी सर से रजनी कराटी सीखा है। पूरी फिल्म में रजनी सर बुलशीडो लगा के फिशू यहां से वहां से यहां से कोई आया चाकू शिया करके भैया अपने से 3-4 गुना बड़े जवान लौंडों को पेल रहे हैं। He is a great actor, but doing these kind of roles at this age is blasphemous. War to एक स्पाई पिक्चर है और उस पिक्चर में इतनी स्पाइंग नहीं है जितनी कूली में है। रजनीकांत साहब एक मामूली सा कूली है, लेकिन पूरी पिक्चर में ऐसे स्पाई बन के इन्फिल्ट्रेट करते हैं सामने वाले गैंग को ये पता लगाने के लिए कि उनके दोस्त को किसने मारा है, कि शर्म आ जाए ऋतिक रोशन को भी। स्क्रीन प्ले किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता और कुछ ज्यादा ही एक्टर वर्शिपिंग होने लगती है, तो डायरेक्टर को लगता है चलो गाने डाल देते हैं। लंबे चौड़े गाने हैं बेसिर पैर के पूरी पिक्चर में। और मुझे कोई बात समझाएगा, इन फिल्मों में बंदरगाह, पोर्ट्स, सी पोर्ट से क्या ऑब्सेशन है। पुष्पा में सी पोर्ट था, देवारा में सी पोर्ट था, इस फिल्म में भी सी पोर्ट ही है। फिल्म में गाना है मोनिका मोनिका, वो गाना फिल्म में क्यों है, वो क्या सिग्निफिकेंस सर्व करता है, वो क्यों आता है स्क्रीन प्ले में, इस कहानी में वो क्यों है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज ये, उस गाने का पिक्चराइजेशन पता है क्या है,
वो जो लड़की लाल ड्रेस में डांस कर रही होती है उसकी सपोजिटली वहां पे सगाई हो रही होती है। तो वो गाना शुरू ऐसे होता है कि भैया उसका मंगेतर उसको हाथ में अंगूठी पहना रहा होता है, वो अंगूठी निकालती है और ग्लास में डाल देती है और गाना शुरू हो जाता है, मोनिका 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 मोनिका। और यही मोनिका इसी गाने में जिसकी सपोजिटली सगाई होने वाली है वहां पे बंदरगाह पे, ये भी पोर्ट पे चल रहा है, पूरा का पूरा गाना चल रहा है, सगाई चल रही है पोर्ट पे। वो क्या करती है, गाना शुरू होता है 1 or 2 minutes इनटू द सॉन्ग, बाकी के सारे कूली उसको देख के अपनी शर्टें उतार लेते हैं। उसका मंगेतर वहां खड़ा है लेकिन वो शर्टलेस कूलियों के साथ नाच रहे क्योंकि मास एंजॉयमेंट तो यही होता है। और इस फिल्म की कहानी के एटीट्यूड के टट्टे इतने भारी हैं कि अपनी फ्रेंची में नहीं समा रहे। कहानी में एक कूली प्रोटैगनिस्ट है और वो सपोजिटली कहानी में आगे जाके एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पूरा रैकेट बस्ट कर देता है जो कभी पुलिस नहीं कर पाई, सीबीआई नहीं कर पाई। ये तो साला आईक्यू लेवल है इस फिल्म का। जहां तक फिल्म में रजनी सर का कैरेक्टर अपने दोस्त की मौत का कारण ढूंढ रहा था, ठीक ठाक लग रहा था, मुझे लग रहा था भाई रन ऑफ द मिल से चूतिया सी फिल्म है, देख लो जाके देख के निकले। लेकिन फिर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जोड़ देते हैं, बीच में ह्यूमन वेपराइजेशन आ गई। अबे भैया क्यों इतने पैर फैलाने जब तुम्हारी चद्दर इतनी लंबी है ही नहीं। 2 घंटे 50 मिनट का टॉर्चर है ये, लेकिन मात्र 1 घंटे में इस कहानी को, स्क्रीन प्ले को देख के आपका दिमाग इतना भिन्न आ जाएगा दैट यू विल लूज द ट्रैक ऑफ द स्टोरी की कहानी कहां जा रही। नागार्जुन's कैरेक्टर हैज बीन वेस्टेड। श्रुति हसन ने अच्छी खासी एक्टिंग करी है फिल्म के अंदर, बट हर कैरेक्टर भी कहीं भी डेवलप हुआ ही नहीं। शी हैज बीन वेस्टेड। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि लोकेश कनकराज वाज मोर फोकस्ड ऑन कि ये दिखाएं कि रजनी साहब चप्पल में कुंफू कराटे करते हुए 2 दर्जन लौंडों को कैसे पीट रहे हैं, वहां पे आएगी असली ऑर्गेज्म। ये फिल्म आज से 20, 25, 30 साल पहले आई होती तो बहुत अच्छी लगती, बट इन 2025 दिस फिल्म इज नॉट अ सेलिब्रेशन, इट शुड बी अ शेम। सलमान खान अगर अपने आप को 60 साल की उम्र में डी एज करा के, साथ ही बहुत सारा मेकअप करा के स्क्रीन पे एक्शन करता है, फॉर एग्जांपल सिकंदर में, तो वो बुढ़ा है, उसको ट्रोल करो। बट रजनी सर एट द एज ऑफ 75 इन रियलिटी ही लुक्स लाइक दिस। फिल्मों में उनके बाल नकली होते हैं, पूरे का पूरा चेहरा एटलीस्ट 15 से 18 साल डी एज करा होता है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करा जाता है। इसके ऊपर से आर्गुमेंट ये आता है कि सलमान खान जैसे हीरो जो बुढ़े हो रहे हैं बॉलीवुड में, ए लिस्टर, वो एफर्ट नहीं करते। तो भाई एक बात बताओ, रजनी साहब ने इस फिल्म में एक्शन करते हुए कौन सा एफर्ट कर दिया? पता है कैसे घूसा मार रहे हो, आंख तक नहीं हिल रही, शोल्डर तो बहुत दूर की बात हो गई, ये एफर्ट है। तो भैया एज ऑडियंसेस ये डबल स्टैंडर्ड्स ना थोड़े कम होने चाहिए। हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा अगर इंडियन सिनेमा को आगे पुश करना है। एक मास एंजॉय मोमेंट में क्या होता है, इतनी बड़ी कुल्हाड़ी, इतना लंबा आदमी फुल फोर्स के साथ घोप देता है रजनी साहब की कमर में। और इसके बाद होना क्या था सबको पता है, तो पिछले 50 साल से कर रहे हैं रजनी साहब। शा मुड़ते हैं, वो कुल्हाड़ी निकालते हैं, शा, और वो शा करके सामने वाले की बुंड का गोल गुंबद बना देते हैं। but a scratch. और फिल्मों में कंटिन्यूटी थोड़ी होती है, वहां लॉजिक थोड़ी लगाना होता है। एंजॉय कैसे आएगा लॉजिक लगाओगे तो? अगर पीछे कुल्हाड़ी लगी है तो शर्ट फटी होगी, इतना बड़ा जख्म है, उसमें खून निकला होगा, लेकिन उसके बाद वाले सारे शॉट्स में नई शर्ट है, नई बुशर्ट, एकदम लगा ही नहीं कुल्हाड़ी। और इस फिल्म को इतना सीरियसली लिया जा रहा था कि कुछ लोग थियोरियां बना रहे थे इस फिल्म की रिलीज से पहले कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या होगा। भैया ये है क्या स्क्रीन प्ले, क्या सिनेमेटोग्राफी, क्या बीजीएम के बारे में मैं बात करूं, पूरा का पूरा ये एक आर्टिस्ट को वर्शिप करा जा रहा है और कुछ नहीं है। ये फिल्म नहीं है, ये लोकेश कनकराज ओरिजिनल नहीं है। विक्रम जैसी फिल्मों को डिसाइफर करा जाता है, उन जैसी फिल्मों की कहानी और सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करा जाता है, कूली जैसी फिल्मों के बारे में नहीं। आमिर खान की एंट्री इस फिल्म के अंदर मात्र पता किस चीज के लिए? वो इसलिए है क्योंकि आमिर खान भाई साहब इस टाइम है बहुत ज्यादा परेशान, और साथ ही एक पूरा का पूरा बबल बन चुका है कि साउथ वाले बड़ी बढ़िया पिक्चरें बनाते हैं। तो आमिर खान भाई साहब ने सोचा कि यार अभी लाल सिंह चड्ढा के बाद मैं डिप्रेशन से तो गुजर ही रहा हूं, तो डिप्रेशन में उन्होंने ये गलत कदम भी उठा लिया। आमिर खान की कास्टिंग इस फिल्म के अंदर ब्लंडर है, मैं बताता हूं क्यों। पहली बात तो ये कि आमिर खान की जब अपीयरेंस होती है ना, जब वो आते हैं स्क्रीन पे, पता नहीं उनको क्या बना रखा है, क्या जोकर मोंटी बना दिया उनको, कटोरा कट मोंटी वो बना घूम रहा है, वो बंदूक लेके खड़ा, उसको सेफ्टी नहीं खोलनी आती बंदूकों की, जोकर सा बना दिया वहां पे, पता नहीं ये कौन सा स्टाइलाइज चीज है। और दूसरी चुतियापे से भरी चीज इन कास्टिंग आमिर खान इज द थिंग। फैक्ट है ये फिल्म के अंदर आमिर खान की उम्र क्या है, 60 साल के अराउंड है वो। महेश मांजरेकर साहब आमिर खान के पिता दिखाए गए हैं। महेश मांजरेकर की उम्र क्या है, 66 साल। वाह लोकेश कनकराज यूनिवर्स। जैसे ये पूरी की पूरी फिल्म फॉर द सेक ऑफ इट है ना, वो कैमियो आमिर खान साहब का भी फॉर द सेक ऑफ इट ही है, कोई सेंस नहीं बनाता हूं। कुली जैसी वाहियात फिल्में, वॉर 2 जैसी वाहियात फिल्में सिंगल हैंडेडली ना हमारे इंडियन सिनेमा ने जितनी प्रोग्रेस करी है उसको खींचकर स्टोन एज में वापस ले जाएंगी। अगर ऐसी फिल्में हिट होती रही ना, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के पास रीजन ही नहीं होगा नई कहानी
कहानियों के अंदर पुश करने का, क्योंकि अगर स्टाइल, सेलिब्रिटी वर्शिप और वाइब के नाम पर ये चुतियापे जैसी कहानियां बिकेंगी तो नई कहानियों पे पैसा क्यों और कौन लगाएगा, क्या रीजन है उनके पास। एंड यू नो व्हाट द सैडेस्ट पार्ट इज, वॉर 2 और कूली अपनी अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी फिल्में थी इस साल की और इन दोनों का क्लैश हुआ था। अब ये कहा जाता है ना दैट कंपटीशन ब्रीड्स इनोवेशन, अबे यहां तो साला कंपटीशन ही गधों का है तो घोड़े बनेंगे कैसे। इन दोनों फिल्मों का सेम फॉर्मूला है, बड़े बड़े स्टार्स का नाम यूज करो और उससे पैसा बनाओ। कहानी पे कौन ध्यान देगा, अच्छी फिल्म मेकिंग पे कौन ध्यान दे रहा है। वॉर 2 कूली से अच्छी है, कूली वॉर 2 से अच्छा है, ये बहुत ज्यादा कंपैरिजन चल रहा है कमेंट सेक्शन में। मेरी लास्ट वीडियो में भी बहुत ज्यादा था ये कि कूली तो थोड़ी सी बेटर है। अबे गोबर और गू दोनों ही टट्टी के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता इसमें। भद बुरी पिक्चर है कूली, कोई सर पैर नहीं है पूरी की पूरी पिक्चर का, लेकिन अभी भी 4 बरसाती टिड्डे अपनी वीडियोस में कान पकड़े थंबनेल पे आपको दिख जाएंगे। वाह मजा आ गया, वाह मुट्ठी लग गई देख के। करो भाई और क्या, पर मेरे से तो एक्सपेक्ट मत करना, जैसा है मैं तो वैसा का वैसा ही बताता हूं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो आने वाली है, पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स की फिल्में मैंने दोबारा से देखी हाल फिलहाल में ही, और एक से एक चुतियापा दिखा मुझे उसमें, एंड द एंटायर स्पाई यूनिवर्स डज नॉट मेक एनी सेंस। उसी के ऊपर मैं शायद कल या परसों के भीतर एक वीडियो ड्रॉप कर दूंगा। जॉन अब्राहम की Z5 पे चुपके चुपके बीच में ही एक फिल्म आ गई जिसका नाम है तेहरान, मैं वो भी देखने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा टाइम तो मिले, ये गोबर साफ करने से टाइम तो मिले तो वो मैं देखूं, उसका भी रिव्यू आ जाएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में आग लगती देखना।